तो देखो परमुटेशन में हमने पढ़ा कि जब हम ग्रुपिंग करते हैं, कुछ चीज़ों को हम इकट्ठा करके ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें जो ऑर्डर होता है उसका वो मैटर करता है। और ऑर्डर मैटर करने से क्या होता है, जो नंबर ऑफ वर्ड्स आप बना रहे हो या टोटल नंबर्स बना रहे हो या कुछ और कम्बिनेशन कर रहे हो, तो उसमें ऑर्डर मैटर करने की वजह से जो नंबर्स हैं वो अलग अलग हम काउंट करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे हमने कुछ क्वेश्चन उसमें परमुटेशन में करे थे कि हमारे पास 4 पोस्ट खाली हैं, एक में हमें प्रेसिडेंट सेलेक्ट करना है, एक में वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट करना है, ट्रेजरर सेलेक्ट करना है। इस तरह से हमने परमुटेशन वहाँ पर निकाली, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि भाई आपने अगर जो वाइस चेयरमैन सेलेक्ट कर लिया या चेयरमैन सेलेक्ट कर लिया, आप उसको ट्रेजरर नहीं बना सकते, आप उसको सेक्रेटरी नहीं बना सकते, तो वहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर ये कहा जाए कि भाई आपके पास 20 आपके पास जो मेंबर हैं उसमें से आपको 5 एम्प्लॉयज़ चूज़ करने हैं, कोई यहाँ पर पोस्ट नहीं दी, बस 5 एम्प्लॉय हमें चूज़ करने हैं। अब मैं 5 एम्प्लॉय जो चूज़ करूँगा तो मैं ए को चूज़ कर लूँ या बी को चूज़ कर लूँ या सी को चूज़ कर लूँ या डी को करूँ या ई को करूँ। तो मैंने कैसे चूज़ कर लिए 5 एम्प्लॉय? मैंने पहले ए को चूज़ कर लिया, फिर मैंने बी को चूज़ किया, पहले ए को कर लिया, फिर बी को कर लिया, फिर सी को, फिर डी को, फिर ई को। तो ये अब मेरी कंपनी में 5 एम्प्लॉय हो गए। अगर मैं चूज़ ऐसे कर लेता, मैं पहले बी को चूज़ कर लेता, फिर सी को कर लेता, फिर ई को कर लेता, फिर ए को, फिर डी को, तो क्या कुछ फ़र्क पड़ता? 5 एम्प्लॉय ए बी सी डी, जिनके नाम ए बी सी डी हैं, वो 5 एम्प्लॉय पहले भी थे और वही 5 एम्प्लॉय बाद में भी हैं। उसमें चाहे मैंने बी को पहले सेलेक्ट किया या पहले डी को सेलेक्ट किया या पहले ई को सेलेक्ट किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय का जो हम ग्रुप बनाएंगे, मैं कहूँगा कि भाई मेरे 5 एम्प्लॉय ये हैं। अगर मैं दूसरी कंडीशन लूँगा तब भी तो मैं कहूँगा कि मेरे 5 एम्प्लॉय यही हैं, उनके चेहरे तो बदल नहीं जाएंगे, जो उनके नाम है ए बी सी डी, उनके नाम वही के वही रहेंगे। तो यानी ऐसे केसेस में जहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, वहीं पर आपको कॉम्बिनेशन लगाना है। द नंबर ऑफ वेज इन विच द स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स आर अरेंज for selected from a collection of things where the order of selection or arrangement is not important। ठीक है, जहां पर सिलेक्शन करने में या अरेंजमेंट करने में ऑर्डर इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। बस दोनों में सबसे मेन डिफरेंस यही है। तो कभी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि परमुटेशन लगाना है या कॉम्बिनेशन लगाना है। कॉम्बिनेशन वहां लगाएंगे जहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप अपने स्कूल में मान लो कोई आपको एक टास्क दिया कि आपको कोई एक प्ले करना है, उस प्ले के लिए आपको 11 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है या 5 स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन करना है। अब आप सिलेक्शन जब करोगे तो वही वाली बात है कि चाहे आप ए को सिलेक्ट कर लो, चाहे बी को कर लो, चाहे जेड को सिलेक्ट कर लो, आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, आपको उस प्ले के लिए 11 बच्चों को सिलेक्ट करना है। वो 11 बच्चे आप कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको 11 की टीम चाहिए, वो 11 की टीम आपको मिल जाएगी, चाहे आपने 11वें वाले को पहले सिलेक्ट करा हो, चाहे पहले वाले को बीच में सिलेक्ट करा हो, चाहे बीच वाले को लास्ट में सिलेक्ट करा हो। तो ऑप्शंस जो आप वहाँ पर चूज करोगे, वहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहाँ पर लगाना है आपको कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये दोनों में मेन डिफरेंस है, बस यही चीज़ ध्यान रखना। तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे कि यहाँ परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा। जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता होता ऑर्डर वाला, वो हमेशा परेशान रहता है कि क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे आपको, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नज़र ही नहीं आएगा। आप वहाँ परेशान हो जाओगे कि या कॉम्बिनेशन लगाया जाए या फिर परमुटेशन लगाया जाए। तो अब बात करते हैं इसके जो फार्मूलाज हैं उसके बारे में। ये कहता है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट ए टाइम। अगर आपके पास कोई एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से आप एक बार में आर ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हो, जैसे हम परमुटेशन में लेते थे वैसे ही, टोटल आपके पास एन है और उसमें से एक बार में आपने आर ऑब्जेक्ट्स को लिया, तो उसका जो कॉम्बिनेशन होगा उसको डिनोट करेंगे NCR। इस तरह से NCR, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, C ऐसे लगाया NR। ठीक है, जैसे परमुटेशन में लिखते थे सेम, बस यहाँ पर C आ जाएगा, बाकी लिखने का तरीका वही रहेगा। लेकिन जो फार्मूला है वो चेंज है। फार्मूला वो नहीं होएगा जो परमुटेशन में था। फार्मूला क्या बनेगा NCR का, इसका होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। इतना तो परमुटेशन में भी था। एक काम और करना है हमें, डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल और करना है, तो ये NCR का फार्मूला होगा। ठीक है, तो NCR का फार्मूला हमारे पास ये आ गया। अब इसके अलावा इसमें और क्या क्या प्रॉपर्टीज यहां पर होती हैं हमारे पास,
उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जिससे आपके क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी रहे। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है उसमें कहता है कि NCR और NCN-R अगर ये दोनों आपको इक्वल दिए हुए हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, दिए नहीं है, होते हैं, NCR और NCN-R इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो कोई एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लेता हूँ, छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, n की जगह ले लेता हूँ 3C2, R की जगह हमने ले लिया 2, n की जगह ले लिया 3, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है N-R यानी 3C3-2। तो क्या इन दोनों की वैल्यू ये कह रहा है कि बराबर आएगी? तो यहाँ से चेक भी कर लेते हैं बराबर ये कैसे आ रही है। तो 3C2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 फैक्टोरियल, 3 - 2 फैक्टोरियल, और फिर उसके बाद 2 फैक्टोरियल। जो फार्मूला था कॉम्बिनेशन का उसके हिसाब से पहले n फैक्टोरियल होता है, फिर n - r, फिर उसके बाद r फैक्टोरियल। 3C3 - 2 को अगर आप सॉल्व करके लिखेंगे तो ये बनेगा 3C1। अब इसका सॉल्व करते हैं कॉम्बिनेशन, 3 फैक्टोरियल, 3 - 1, 3 - 1, और फिर उसके बाद 1 फैक्टोरियल। अब इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे तो सेम ही रिजल्ट आ रहा है आपका, 3 - 2 1 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, यहाँ से 2 फैक्टोरियल, इधर से 1 फैक्टोरियल। तो रिजल्ट दोनों का सेम आ रहा है, नीचे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल आ रहा है। तो इसका मतलब NCR और NCN-R ये दोनों हमेशा इनकी वैल्यू बराबर होती है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसमें बता रहा आपको कि N+1 CR इज इक्वल्स टू NCR प्लस NCR-1। ठीक है, N+1 CR है यहाँ पर, तो इसको आप दो अलग अलग कॉम्बिनेशन में तोड़ सकते हो, NCR और NCR-1। इसको भी अगर आप चेक करोगे कोई वैल्यू डाल के तो ये दोनों का रिजल्ट भी सेम ही आएगा। उसके बाद अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, थर्ड में कहता है कि NC0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो आप कुछ भी लिखोगे, यहाँ पर n की जगह आपने 10 लिखा, 10C0, आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ठीक है, अगर आप लिखते हो NCN, इसकी वैल्यू भी हमेशा 1 ही आएगी। आप लिखोगे 10C10, तो इसकी वैल्यू भी 1। यानी 10C0 लिखो या 10C10 लिखो या कुछ भी और रहो, 20C20 या 20C0, आंसर हमेशा इनका 1 ही आएगा। तो इसको आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है फार्मूले से। इसके अलावा दो चीज़ें और मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि NC1 ये हमेशा n के बराबर रहेगा, और NCN-1 ये भी हमेशा n के बराबर रहेगा। यानी अगर मैं लिखता हूँ 10C1 तो इसकी वैल्यू हमेशा 10 ही आएगी, और अगर मैं लिखता हूँ 10C9 तो इसकी वैल्यू भी हमेशा 10 ही आएगी। उसके अलावा जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है उसमें N+1 CR, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी में दोबारा रिपीट होगी यहाँ पर। 6 में कहता है NPR इक्वल्स टू N-1 PR प्लस R⁻n-1 PR-1। ये पावर में नहीं है, ये एक्चुअली ऐसे है, N-1 PR प्लस में R⁻n-1 PR-1। इसका यूज़ वैसे हम बहुत कम करने वाले हैं, कोई ज़्यादा इसका यूज़ ऐसा है नहीं। ठीक है, इनके अलावा, इन सारे रिजल्ट्स के अलावा एक रिजल्ट और हमारे काम का है। ये रिजल्ट होता है NCA इक्वल्स टू NCB। अगर यहाँ पर n दोनों का सेम है तो इस n की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इस n की वैल्यू a प्लस b के बराबर होगी। ये रिजल्ट बहुत से क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे। अगर n दोनों का सेम है तो n की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो n की वैल्यू होती है a प्लस में b। तो ये सारे फार्मूले जो भी हमने डिस्कस करिए इन सब का यूज़ करेंगे। अब इनमें तो एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे कहता है 15C11। तो 15C11 का मतलब फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो बनेगा 15 फैक्टोरियल, 15 - 11, सीधा हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, और नीचे फिर r फैक्टोरियल मतलब 11 फैक्टोरियल। अब एक्सपेंड करना है, जैसे फैक्टोरियल को हम करते ही आ रहे हैं, 15
14, 13, 12, 11 पे आके रुक जाएंगे। डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल को कंप्लीट सॉल्व करो, 4 इंटू 3 इंटू 2 और 11 फैक्टोरियल इससे कैंसिल कर दो। अब यहाँ से 4 3 जा 12, ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 7 जा होता है 135 और 135 को आप 13 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर बन जाएगा आपका 1365। ठीक है, सेम दोनों क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही दे रखे हैं। यहाँ पर देखो ये 52C 52 है, तो ये n दोनों n और r दोनों आपस में इक्वल हैं, तो जब 52C 52 आ जाए तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना, आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि दोनों यहाँ पर इक्वल हैं। सेकेंड क्वेश्चन में इवेलुएट करना है, पहले 2C0। अब यहाँ पर C 0 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। 3C1, अगर कभी भी r की जगह 1 होता है तो जैसे अभी पीछे बताया था आंसर इसका n के बराबर ही रहेगा, तो यहाँ 3 लिखा हुआ है तो इसका आंसर 3 रहेगा। 4C2, 4C2 को सॉल्व कर लो, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, तो ये बन गया 1 प्लस 3 प्लस इसको एक्सपेंड करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, एक 2 को एक्सपेंड कर लिया, एक्सपेंड करके 1 दिखाना दिखा दो, नहीं कोई ज़रूरी है नहीं, इससे ये कैंसिल, ये आ गया 6 6 प्लस में 4, आंसर आ गया 10। ठीक है, यहाँ पर भी 19C 17 19C 18 है, इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर दो। 19 फैक्टोरियल, 19 माइनस 17 करेंगे 2 फैक्टोरियल और 17 करेंगे तो 17 फैक्टोरियल। 19C 18 है तो आंसर इसका 19 ही आएगा। 19 और 18 के बीच में 1 का गैप है तो आंसर 19 ही आएगा, यानी जो n होता है वही आंसर होता है। ठीक है, कौन सा लगा रहा हूँ मैं इसमें, n वाला, इसकी वैल्यू n ही रहेगी। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 19 इंटू 18 इंटू 17, 2 इंटू 1 इंटू 17 प्लस 19, ये कैंसिल हुआ, 19 9 जा कितना होता है 171 प्लस 19, तो आंसर आ जाएगा 190। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, यहाँ पर है 35CN प्लस 7, 35CN प्लस 7 है इधर और इधर 35C4N माइनस 2 है, तो ये n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि NCA अगर NCB के बराबर है तो इस n की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को हम कर देते हैं प्लस। तो यहाँ पर 35 और 35 दोनों इक्वल हैं, तो 35 की वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगी, n प्लस 7 प्लस 4n माइनस 2, तो 4n प्लस n 5n हो गया और 7 माइनस 2 5, 5 को इधर लाके माइनस करेंगे 30 हो जाएगा, इधर रह जाएगा 5n और n की वैल्यू आ जाएगी 6। एक कंडीशन इसमें और भी होती है, वो हमारी रह गई उसमें, कि यहाँ पर अगर ये दोनों कंडीशन होती है तो उस केस में क्योंकि ये n और n दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये a और b भी आपस में बराबर हो सकते हैं। तो इस कंडीशन को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। एक तो हमारे पास आंसर ये ऐसे निकल ही गया, हम करेंगे यहाँ पर जो n प्लस 7 है ये 4n माइनस 2 के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ से इसको n को उधर लेके जाओ, इसको इधर लाओ, तो 9 इक्वल्स टू 3n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ऐसे इसकी दो वैल्यू आएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर कहता है NC10 इक्वल्स टू NC12, तो NC3 की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर बेस में जो वैल्यू है ना वो गिवन है, तो 10 और 12, तो ये दोनों तो बराबर होंगी नहीं, यानी जो पहली कंडीशन है बस वही लगेगी कि n की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस में 12, तो 10 प्लस में 12 यानी 22। अब आपको फाइंड करना है NC3, तो NC3 का मतलब आ गया 22C3। अब 22 फैक्टोरियल, 22 माइनस 3 19 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, तो 22 फैक्टोरियल आ गया आपके पास, 22 21 20 19, नीचे 19, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से ये कैंसिल करते हैं, 2 से ये कैंसिल करो,
तो 7 2 जा 14 प्लस 1 15, एक 0 आ गई, तो आ गया 1540। ऐसे सेम यहाँ पर ये कंडीशन है कि 16 की जो वैल्यू है वो r प्लस 2 के बराबर हो सकती है, यानी 16 इक्वल्स टू r प्लस 2। तो यहाँ से 2 इधर लेके आओगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 7। अब जो दूसरी कंडीशन थी ना वो यहाँ पर नहीं रख सकते हम, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता, r इक्वल्स टू r प्लस 2, तो r से तो r कैंसिल हो जाएगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो जहाँ पर एग्जिस्ट करे वहाँ सेकंड कंडीशन रखनी है, अदरवाइज नहीं रखनी। तो r की वैल्यू 7 आई, वहाँ पर रखेंगे 7c4, तो वही 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 7 6 5 4, नीचे 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दिया, ये कैंसिल, यहाँ से 6 कैंसिल, आंसर आ गया 35। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है NPR इज इक्वल्स टू NPR इक्वल्स टू 720 इंटू NCR। तो यहाँ परमुटेशन का फार्मूला आएंगे n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल 720 इंटू n फैक्टोरियल, और इधर आ जाएगा आपके पास n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, r फैक्टोरियल को इधर लाओ, इधर आ गया 720। अब यहाँ से r की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब यहाँ पर तो r फैक्टोरियल है, यहाँ पर है 720, तो r को हम एक्सपेंड करेंगे तो r माइनस 1 r माइनस 2 r माइनस 3 से तो बहुत सारा चला जाएगा। तो हम r की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे कैसे, तो हम क्या करते हैं, जो 720 है इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दें कि ये कितना फैक्टोरियल है। ठीक है, वैसे अगर मैं बताऊँ तो 6 फैक्टोरियल होता है ये। आप जैसे जैसे थोड़ा करोगे ना प्रैक्टिस, आपको कुछ वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको मान लो कोई बड़ी भी वैल्यू आ जाती है तो आपको निकालने के लिए आप एलसीएम ले लो, 720 का एलसीएम लो, जितना ब्रेक कर सकते हो उतना ब्रेक करो छोटे छोटे पार्ट्स में। तो 2 से आप करोगे यहाँ 360 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 180 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे कितना आ जाएगा 90 आया, फिर 2 से करेंगे 45 आया, फिर करेंगे आप 3 से 15 आ गया, फिर 3 से करेंगे तो 5 आ गया। तो ये हमारे पास फैक्टर आए। अब फैक्टोरियल में क्या होता है कि कंटिन्यू प्रोडक्ट होता है, तो आप छोटे से स्टार्ट करो। ठीक है, 1 तो आप लिखो, चिंता मत लिखो। तो एक आपके पास फैक्टर 1 है, उसके बाद एक फैक्टर लिया हमने 2, अब 2 के बाद होना चाहिए 3, तो 3 हमने यहाँ से लिया। उसके बाद देखो 4 इन दोनों से मिलकर बन सकता है। उसके बाद 5 ये आ गया, फिर 6 इन दोनों से मिलकर बन सकता है। हो गए सारे। तो 1 2 3 4 5 6 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 720 आएगा, यानी आप इसको लिख सकते हो r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल, यानी r की वैल्यू आ जाएगी 6। तो कॉम्बिनेशन वगैरह सॉल्व करना हमने यहाँ सीख लिया, बस स्टेटमेंट से हमें फाइंड करना है कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे कह रहा है कि भाई 6 के फर्स्ट पार्ट में कहता है कि हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 4 बुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द 8 डिफरेंट बुक। 8 डिफरेंट बुक है, उसमें से हमें 4 बुक का सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर कोई ऐसा दिया तो नहीं है कि भाई ये वाली बुक है, ये वाली बुक है, यानी पहले आपको ये निकालनी है, दूसरे में ये निकालनी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस 8 में से 4 बुक निकालनी है। तो सीधा इसमें बात है कि भाई ऑर्डर मैटर ही नहीं कर रहा, कोई सी भी 4 बुक निकाल लो। तो फर्स्ट का आंसर क्या बना 8C4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देना। सिंप्लीफाई करना हमने सीख ही लिया है। हाउ मैनी सिलेक्शन ऑफ 9 स्टैम्प कैन बी मेड फ्रॉम द 11 डिफरेंट स्टैम्प। अगर हमारे पास 11 डिफरेंट स्टैम्प होती हैं तो उसमें से आपको 9 स्टैम्प सेलेक्ट करनी है। तो 11C9, यहाँ पर भी ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, तो आप सीधा उठा के 11C9 लिखो, इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, इसमें कहता है कि बेसबॉल टीम है, उसमें 13 मेंबर्स हैं। तो हाउ मेनी लाइनअप ऑफ 9 प्लेयर्स आर पॉसिबल। तो जब 9 प्लेयर्स को आप लाइनअप करोगे तो कैसे, मतलब उसका अरेंजमेंट कैसे कैसे आप करोगे। द पोजिशन ऑफ ईच मेंबर इन द लाइनअप इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो आगे जो कन्फ्यूजन कुछ आ रहा होगा माइंड में, तो वो क्वेश्चन में क्लियर कर दिया कि लाइनअप में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई कहीं भी खड़ा हो जाए।
आपको याद होगा परमुटेशन में क्वेश्चन करा था हमने फोटोग्राफ वाला, कि फोटोग्राफ में भाई एक यहाँ पर खड़ा है, दूसरा यहाँ खड़ा है, तीसरा यहाँ खड़ा है, तो अगर वो आपस में अरेंजमेंट चेंज करते हैं तो कितने फोटोग्राफ होंगे। तो वहाँ पर जो अरेंजमेंट था, वहाँ पर जो उनका ऑर्डर था वो इंपॉर्टेंट हो रहा था। अगर मैं कॉर्नर पे खड़ा हूँ तो एक फ़ोटो हो गई, अगर मैं बीच में आ गया फिर 2 फोटो हो गई, तो वहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो रहा था। यहाँ भी हमें लाइनअप करना है, लेकिन उसने क्वेश्चन में दे दिया कि भाई ये लाइनअप में आप ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 13 में से 9 खड़े करने, कोई से भी खड़े कर दो। तो यानी क्या बना यहाँ पर 13C9। सेकेंड पार्ट में कहता है कि 12 पर्सन मीट इन ए रूम एंड ईच शेक हैंड विद ऑल अदर्स, फाइंड द नंबर ऑफ हैंड शेक। एक रूम है, उसके अंदर 12 पर्सन है, 12 लोग एक रूम के अंदर है। अब वो सारे एक दूसरे से शेक हैंड करते हैं, तो शेक हैंड करते हैं, सारे करते हैं, मतलब 12 के 12, कोई आपस में चाहे दुश्मनी हो चाहे कुछ हो, लेकिन सबको शेक हैंड करना है। तो शेक हैंड जब करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, एक शेक हैंड करने के लिए 2 पर्सन का होना जरूरी है। अपना शेक हैंड तो करेंगे नहीं ना आपस में, एक शेक हैंड करने के लिए 2 पर्सन का होना जरूरी है। तो यानी यहां पर कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। 12 लोगों को जब शेक हैंड करेंगे तो एक शेक हैंड के लिए हमें 2 पर्सन चाहिए, यानी 12 में से हमें 2 लोग सिलेक्ट करने शेक हैंड करने के लिए। लेकिन ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई से भी सिलेक्ट कर लो आप, 12 लोग हैं, 12 में से कोई भी 2 ले लो। तो यानी यहाँ पर भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। 12C2 सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके भी देख लेते हैं इसे। 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 2 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो यह आ गया 12 इंटू 11 इंटू 10, नीचे 10 फैक्टोरियल इंटू में 2, यानी टोटल 66 हैंडशेक होंगे आपस में, अगर 12 लोग हैं उस रूम के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट में कहता है हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। एक स्टूडेंट है, उसको 5 कोर्स चूज करने हैं और 5 में से उसको चूज करने के लिए 9 कोर्सेज मिलते हैं, 9 में से कोई भी 5 चूज करने हैं। लेकिन यहां पर एक सीन ये हो गया कि इसने कह दिया कि 2 कोर्सेज तो कंपलसरी हैं। मान लो आपके पास 5 सब्जेक्ट आप चूज करने जाते हो, आप कोई भी स्ट्रीम ले रहे हो, कि आपसे बोल दिया कि भाई आपको 2 लैंग्वेज लेनी जरूरी है, चाहे वो इंग्लिश हिंदी हो, चाहे इंग्लिश तमिल हो, चाहे इंग्लिश तेलुगु हो, चाहे तेलुगु कन्नड़ हो, कोई भी हो, मतलब 2 लैंग्वेज लेनी जरूरी है। तो वो 2 कोर्स तो आपको लेने पड़ेंगे, वहां पर आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो 2 लैंग्वेज हैं वो लेनी है, यानी जो 2 कोर्स हैं ये आपको लेने ही लेने हैं। तो आपने क्या करा कि 2 कोर्सेज जो थे उन 2 में से दोनों के दोनों कोर्स चूज कर लिए। आपको लेने कितने थे, 5 कोर्सेज, 5 में से 2 कोर्स तो आपके पास हो गए जो कंपलसरी थे। अब आपके पास 3 कोर्सेज और लेने की चॉइसेस है, लेकिन उन 3 कोर्स को लेने के लिए अब आपके पास नंबर ऑफ कोर्स रह कितने गए, टोटल 9 कोर्सेज थे। 9 में से 2 कंपलसरी कोर्सेज थे जो आप ऑलरेडी ले चुके हो, यानी अब आपके पास सिलेक्शन करने के लिए 7 कोर्सेज और रह गए हैं और उसमें से आपको कोई 3 कोर्स चूज करने हैं। एक तो सिलेक्शन हमारा हो गया। अब दूसरी चीज जो यहां पर इंपॉर्टेंट है कि बीच में यहां पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा या प्लस का साइन आएगा। तो इसके लिए जो सबसे स्टार्टिंग का जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि अगर आप वहां पर कोई चीज दोनों कंपल्सन जब हो जाते हैं, मतलब आपको ये भी लेना है ये भी लेना है, एंड लग जाता है बीच में, आपको ये वाला भी लेना है और ये वाला भी लेना है, तो बीच में लगता है मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि यहां पर ऐसा तो नहीं है ना कि आप या तो 2 कोर्स ले लो या आप ये 3 कोर्स ले लो, ऐसा ऑप्शन नहीं है। आपको वो 2 कंपल्सरी कोर्सेज भी लेने हैं और जो बाकी के जो 3 कोर्सेज हैं वो भी लेने हैं, इसलिए यहां पर बीच में आप साइन लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड वाले पार्ट की बात करें, इसमें कहता है कि हाउ मेनी डिफरेंट कमेटी ईच कंसिस्टिंग ऑफ 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज कैन बी चूजन फ्रॉम 7 गर्ल्स एंड 5 बॉयज। अब आपको यहां पर एक कमेटी बनानी है। कमेटी बनाने के लिए आपको बताया गया कि 3 गर्ल्स को रखना है कमेटी में और 2 बॉयज को रखना है। चूज करने के लिए 7 गर्ल्स हैं, तो 7 में से कोई भी 3 गर्ल्स आप चूज कर सकते हो। 5 बॉयज हैं, उन 5 बॉयज में से कोई भी 2 बॉयज चूज कर सकते हो। फिर यहां पर इनके बीच में साइन क्या लगाना है, क्योंकि यहां पर क्या बोला है कि कमेटी के अंदर ये भी होने चाहिए और ये भी होने चाहिए। यहां पर वर्ड दे रखा है आपको एंड,
तो इसलिए यहाँ पर लगेगा मल्टीप्लिकेशन। अगर ये यहाँ पर एंड की जगह और दे देता कि कमेटी के अंदर या तो 3 गर्ल्स हो जाएं या 2 बॉयज़ हो जाएं, तब आप इनके बीच में लगा देते प्लस, तो इस तरह से आपकी कमेटी बन जाती। अभी कमेटी में ये भी रखना है, ये भी रखना है, तो इसका मतलब बीच में लगाना है मल्टीप्लिकेशन और इसको सॉल्व करना है। एक पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। 7c3 को सॉल्व करते हैं तो आ गया 7 फैक्टोरियल, 7 - 3 4, 3, 5 फैक्टोरियल, 5 - 2 3, यहाँ आ गया 2 फैक्टोरियल। तो 7 × 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 × 2 × 1। यहाँ पर आ गया 5 4 3, नीचे 3 फैक्टोरियल 2 × 1। यहाँ पर ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल, 6 से ये दोनों कैंसिल। तो यहाँ 7 5 × 35 इंटू यहाँ पर आएगा 5 2 × 10, तो टोटल आ गया हमारे पास 350। तो 350 तरीक़ों से आप ये कमेटी जो है बना सकते हो। तो सेम इसी तरह से इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको भी सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 9, ए बैग कंटेन 5 ब्लैक बॉल एंड 6 रेड बॉल। ठीक है, बैग के अंदर ये बॉल्स हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन द विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द लॉट एज्यूमिंग दैट बॉल ऑफ द सेम कलर आर डिस्टिंग्विशेबल। जो बॉल सेम कलर की हैं वो डिस्टिंग्विशेबल है, मतलब उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी बॉल कौन सी है, मतलब रेड वाली पहले कौन सी है, रेड वाली दूसरी कौन सी है। लेकिन यहाँ पर उसका कोई मैटर करता नहीं, क्योंकि आपको 5 ब्लैक बॉल हैं आपके पास। 5 ब्लैक बॉल में से आपको 2 ब्लैक बॉल चूज करनी है, और जो 6 रेड बॉल हैं, 6 रेड बॉल में से आपको 3 रेड बॉल चूज करनी है, और दोनों का ही सिलेक्शन करना है। आपको ये भी निकालनी है, आपको ये भी निकालनी है। तो यहाँ पर भी एंड वर्ड दे रखा है आपको कि 2 ब्लैक है और 3 रेड है, तो इन दोनों को कर दो आप मल्टीप्लाई। सेकेंड पार्ट में ए बुक शेल्फ कंटेन्स 7 डिफरेंट मैथमेटिक्स बुक्स एंड 5 डिफरेंट फिजिक्स बुक्स। कि 7 तो डिफरेंट मैथमेटिक्स बुक्स हैं और 5 डिफरेंट फिजिक्स बुक्स हैं। हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 3 मैथमेटिक्स एंड 3 फिजिक्स कैन बी सिलेक्टेड। तो आपको 3 मैथमेटिक्स की बुक सिलेक्ट करनी है और 3 फिजिक्स की बुक सिलेक्ट करनी है। तो अब जो फिजिक्स की बुक आप सिलेक्ट करोगे या मैथमेटिक्स की सिलेक्ट करोगे, मैथमेटिक्स की है 7 बुक्स आपके पास। 7 में से कोई भी 3 बुक सिलेक्ट कर लो, और फिजिक्स की 5 है तो 5 में से कोई भी 3 बुक सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो 7 फैक्टोरियल, 7 - 3 4, फिर यहाँ आ गया 3, 5 फैक्टोरियल, 5 - 3 2, इंटू में 3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, आ गया 7 6 5 4, नीचे आ गया 4 × 3 × 2, और 5 फैक्टोरियल आ गया 5 × 4 × 3, यहाँ पर आ गया 2 × 1 × 3। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल, तो 35 × में 10, यानी ये आ गया आपके पास 350। तो 350 वे से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही फिर फर्स्ट पार्ट है उसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 और रह गया है वो और देख लेते हैं। 10th में कहता है फर्स्ट पार्ट में कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 2 रेड कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास पैक के अंदर, उसमें से आपको 2 रेड कार्ड चूज करने हैं। अब रेड कार्ड आपके पास कितने होते हैं? रेड कार्ड होते हैं 26, उसमें से आपको कोई भी 2 कार्ड चूज कर लेने। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 26 × 25 × 24 फैक्टोरियल, माइनस करोगे नीचे 24 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दिया, 2 से हमने इसको काट दिया, मल्टीप्लाई कर दो, 13 5 = 65, 13 2 = 26 प्लस में 6 यानी 32। तो 325 वेज हो सकते हैं। फिर जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 3 पिक्चर कार्ड।
3 पिक्चर कार्ड चूज करने हैं। पिक्चर कार्ड को हम फेस कार्ड भी बोलते हैं। तो एक जो कलर होता है, कलर में से भी मतलब दो ब्लैक वाले होते हैं, 2 रेड वाले होते हैं। तो एक भी जो ब्लैक वाला होता है उसके अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड के अंदर किंग, क्वीन और जैक, ये 3 आते हैं। कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में एस को भी हम फेस कार्ड कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर वो क्वेश्चन में स्पेशली दिया गया हो तो। अदरवाइज किंग, क्वीन और जैक, ये 3 फेस कार्ड हो गए, ठीक है। स्पेड के 3 हो गए, क्लब के 3 हो गए, डायमंड के 3 हो गए और हार्ट के 3 हो गए। टोटल मिलाकर हमारे पास 12 फेस कार्ड होते हैं। तो उन 12 फेस कार्ड में से आपको कोई भी 3 फेस कार्ड चूज करने हैं। तो ये बनेगा 12C3। इसको सिंप्लीफाई कर देना, ये इसका आंसर आ जाएगा।